Am I audible? All of you just turn on your cameras. All of you. Otherwise, you all are not going to get attendance. Roll number 45, 22, 18. Just turn on your cameras. ओके, सो लास्ट डे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कुछ मुझे बता सकता है? What were the advantages of studying statistics? Anyone can tell me? Just raise your hand. Anyone wants to tell me? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इतने सारे मेथड्स एंड ऑल? मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. आई थिंक अभी ये कंफ्यूजन नहीं होगा क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो भी मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, लाइक वैसा. यस, बोलिए. रोल नंबर 49. जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट टेल मी. मैम मेरा रोल नंबर छूट गया. रोल नंबर छूट गया मीन्स व्हाट? कनेक्शन नहीं आ रहा था. अच्छा, हो गया ना. देन रोल नंबर आपका 49 शो तो कर रहा है. 49 आपका रोल नंबर नहीं है? हाँ है. देन फिर कैसे छूट गया? मीन्स क्या बोलना चाह रही हो? अटेंडेंस के लिए. किस क्लास से हैं आप? अभी क्लास शुरू ही हुई है, अटेंडेंस छूट गया, क्या है? मैंने क्वेश्चन पूछा है, कोई बता सकता है स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? एनी, कोई भी बेनिफिट एंड ऑल? किसी को नहीं पता? लास्ट डे हम लोगों ने यही डिस्कस किया था ना? नहीं. स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग से कैसे रिलेटेड है? कोई बता सकता है, डिस्कस कर सकता है? हाउ स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू प्लानिंग? पढ़ा था ना हम लोगों ने लास्ट डे. प्लान करते हैं जो कुछ भी, सपोज आपके पास 100 रुपीज है, 1000 रुपीज है, आप उसको प्लान कर रहे हैं कैसे उसका क्या एक्सपेंसेस करना है, क्या करेंगे कि मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है. ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना. जैसे मान लीजिए, इसमें मैंने ये भी एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आपको वैल्यू जानना है, कुछ सपोज किसी का इनकम जानना है, और जिसका इनकम कोई फिक्स ऐसा नहीं है, सैलरी वैसी जैसी नहीं मिलती हो, उसका क्या होगा. जैसे फूड वेंडर का था, सब्जी जो वेंडर घूमता है उसके लिए था, तो उसने क्या सेल किया एक दिन में, उनका क्या प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन क्या प्रॉफिट हुआ. अगर आप उससे पूछ रहे हो कि क्या है एवरेज आपका इनकम, तो वो कैसे बताएंगे? एक दिन हो सकता है उनका 100 रुपए की सब्जी का सेल हुआ हो, दूसरे दिन हो सकता है उनका 100 रुपीज का हो, सॉरी, 100 रुपीज हो, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, ऐसा कुछ सेल होगा. तो उस तरह अगर उसने बताया, सारा डिटेल दिया कि ऐसा इनकम है हमारा,
तो आप कैसे इंटरप्रेट करोगे कि क्या है उसका एक्चुअल इनकम? तो हम लोग कैसे बोल रहे थे, उसमें एवरेज निकाल लेते हैं। तो टोटल सम 30 डेज का उसने अगर इनकम टोटल बताना है, तो आपने सारे इनकम को जोड़ लिया एक जगह, 30 से डिवाइड कर दिया, देन दैट वो जो शो करेगा वो उसका मंथली इनकम शो करेगा। हम लोग ऐसा कर रहे थे ना डिस्कस। फिर आपको कोई प्रॉपर प्लानिंग करना है, कॉमर्स में प्रॉफिट लॉस की बात जहाँ करते हैं वो कैसे रिलेटेड है उससे, तो ये सारा डिस्कस हम लोगों ने किया था। और उसके बाद कुछ लिमिटेशंस पे थे स्टैटिस्टिक्स के जो यूज नहीं हो सकता, जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यूजफुल नहीं है। सो क्या ये सब भूल गए एक ही दिन में? बताओ। जस्ट रेज योर हैंड्स एंड टेल मी, आंसर मी। यस मुस्कान बोलिए। टेल मी व्हाट हैपेंड। मुस्कान, would you like to say something? Are you able to see my screen now? ओके देन देखिए, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस थे स्टैटिस्टिक्स के जो हम लोगों ने डिस्कस किया था और इम्पोर्टेंस डिस्कस किया था। आई थिंक लिमिटेशन हमारा जो पोर्शन जो है वो बच गया था। देखिए, कभी भी एक चीज़ इसमें कोई भी ऐसा टेक्निक, कोई भी ऐसा टूल, कोई भी स्टडी, ऐसा प्लान नहीं है जिसमें लिमिटेशंस ना हो। और ऑब्वियसली जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ना हो कुछ कैलकुलेट करने की, कुछ डिसीजन कंस्ट्रक्ट करने का कोई बेस ना हो, वहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो हमेशा कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी इशू हमेशा रहता है। तो डिस्ट्रस्ट होना ऑब्वियस है, क्योंकि आपने क्या है किया है स्टैटिस्टिक्स में। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वी आर फाइंडिंग द वे फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स, जिसको पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करके सुटेबल इन्फॉर्म जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसके अकॉर्डिंग हम लोग सूट करके कुछ रिजल्ट लाते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेशन होना तो ऑब्वियस है, होगा ही। जब भी ऐसा इम्पॉसिबल थिंग्स आप जान रहे हैं, लाइक स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं कॉइन टॉस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कॉइन टॉस करेंगे रिजल्ट क्या आएगा किसी को नहीं पता, कॉइन टॉस करने के बाद ही पता चलेगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी कंस्ट्रक्शन मैथमेटिकल मॉडल ऐसा मिल जाता है हमारे पास, जिससे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ हद तक उसको, कुछ एक्सटेंट तक उसको जान और समझ सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का जब लिमिटेशन की बात करती है तो देखो, कभी भी डेटा टर्म जो आप मेथड पढ़ रहे हैं, दैट ऑल इज क्वांटिटेटिव मेथड्स। जब क्वांटिटेटिव मेथड्स की वो बात कर रहा है, दैट मीन्स वो क्वांटिटी से डील करेगा। और जब वो क्वांटिटी से डील कर रहा है, दैट मीन्स वो श्योर है कभी भी वो क्वालिटेटिव टर्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देगा। आई थिंक यहाँ पे देखो एक गलती ये से लिखा गया, दिस इज सॉरी नॉट दिस इज, ये आपका जो है वो क्वालिटेटिव फिनोमिनन से कभी भी डिस्कस नहीं कर सकते। दैट मीन्स कभी भी स्टैटिस्टिक्स को अगर आप यूज करेंगे तो कब हमेशा क्वांटिटेटिव मेथड्स मीन्स क्वांटिटी के टर्म में अगर इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास, अवेलेबल है, तभी आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। कभी भी स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल पे काम नहीं करता। जैसे मान लीजिए किसी एक के ओपिनियन की बात करें, पूरे क्लास की बात कर रहे हैं और किसी एक के ओपिनियन की बात करें और उसको ट्रस्ट किया जाए, उसको रिलाई किया जाए, अकॉर्डिंग टू दैट अगर डिसीजन लिया जाए, तो वो कभी भी बाकी सारे 59 स्टूडेंट्स के केस में वो हो जाता है कि आप उस पर डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टैटिस्टिक्स में क्वांटिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो किसी एक के ओपिनियन पे ये कभी काम नहीं करेगा। स्टैटिस्टिकल लॉ, जितने भी स्टैटिस्टिकल लॉ हैं, कभी भी वो एग्जैक्ट नहीं होते। हालांकि जो मेथड्स आपने पढ़ा है वो एक कंप्लीट मैथमेटिकल टर्म्स है
और उसका एक फिक्स रिजल्ट आएगा, चाहे आप वो कितनी बार भी कैलकुलेट करो। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टैटिस्टिकल लॉ हैं, ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला, ऐसा बहुत सारा रिजल्ट, ऐसा बहुत सारा कंडीशन है जहाँ स्टैटिस्टिक्स का जो आप रूल यू पढ़ते हो, यूज करते हो, वो हमेशा एग्जैक्ट नहीं होता। फिजिक्स का लॉ, मैथमेटिक्स का लॉ जो होता है वो एग्जैक्ट होता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा कुछ होगा, जैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वो हमेशा उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। जैसे मान लीजिए वो आपको वाटर को बॉयल करना है, तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है, तो वो हमेशा होगा, 99 पे वो नहीं होगा। तो ये चीज हमेशा मैथमेटिक्स और फिजिक्स में होता है कि जो भी उसका लॉ है वो जो हमेशा होगा, हमेशा वो एग्जैक्ट होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा तो वो होगा ही, चाहे जो भी कंडीशन हो। बट स्टैटिस्टिकल लॉ, हो सकता है आप इस कंडीशन में हो कि जो आप जो रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जो सॉल्व करने वाले हैं, उसके वो हो सकता है कि एग्जैक्टली उसी तरह वर्क करे, लेकिन स्टैटिस्टिकल लॉ ये नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स इज लायबल टू बी मिसयूज्ड। स्टैटिस्टिक्स का यूज जो है वो यूज से ज्यादा मिसयूज होता है बहुत सारे केसेस में। जैसे मान लीजिए अगर इंटरप्रेट करना है किसी पर्टिकुलर रिजल्ट को, लाइक सपोज आपके क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, आप और आपके 2 फ्रेंड, और अगर कहा जाए रैंकिंग जो है वो आपकी फर्स्ट है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि आप 3 स्टूडेंट्स ही हैं, 60 स्टूडेंट्स आर नॉट देयर, ओनली 3 स्टूडेंट्स। अब रैंकिंग करोगे तो कोई भी स्टूडेंट आइदर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होगा ही, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। रैंकिंग हमेशा नंबर के टर्म में आते हैं, तो जितना भी फर्स्ट रैंक होगा, अगर 60 स्टूडेंट है तो सबका रैंक 1 to 60 में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। 3 स्टूडेंट्स हैं तो रैंक 1 to 3 में होगा। तो सपोज अगर ऐसा हो कि इसमें कहा जाए कि एवरी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज अ रैंक होल्डर, अगर ये स्टेटमेंट, ये जजमेंट ये दिया जाता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, ये स्टेटमेंट को थोड़ा अगर ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं तो ठीक है, वो समझ आ रहा है कि रैंकिंग 3 है, सबका सब रैंक होल्डर है, तो एक अच्छा इंप्रेशन जा रहा है। बट अगर इस चीज को थोड़ा गहराई से सोचो, तो 3 स्टूडेंट है क्लास में, तो ऑब्वियस सी बात है सबका कुछ ना कुछ रैंक होगा ही, और 1 to 3 ही होगा। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हम स्टैटिस्टिकल डेटा का मिसयूज कर रहे हैं, और टू आप अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करने के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा का कहीं ना कहीं मिसयूज किया जाता है, और ऐसा बहुत जगह किया जाता है। जैसे इस केस में कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी आप ले सकते हैं, ऐसा हमने किया, ये रिजल्ट आया, जो डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट्स आपका शो करती है गवर्नमेंट की, हम लोगों ने ऐसा किया, इसका ये इम्पैक्ट आया, ये बेनिफिट हुआ, इतने लोगों को हुआ, लाइक वैसा कुछ। तो ये चीज होता है। हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है पल्लवी? मुस्कान वेटिंग में है। अच्छा, मैंने कर लिया एडमिट उन्हें। ठीक है, तो ऐसे मिसयूज भी किया जाता है। चलो अब देखते हैं, लिमिटेशन जान लिया, कुछ पॉजिटिव टर्म्स थे हमारे, स्टैटिस्टिक्स का जो यूज है वो भी जान लिया, तो मोर और लेस अब हम लोग जानते हैं स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली हम लोग उसमें करते क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे डील करते हैं डेटा से, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को कैसे हम उसको क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं जो इन्फॉर्मेशन वो क्वालिटेटिव होता है, बट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा वो क्वांटिटेटिव होगा, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ नंबर। लेकिन जब यूज़ करेंगे तो वो हमेशा क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होता है। सो अब हम लोग क्वांटिटी को क्वालिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट देखिए। और इसमें हमारे पास डिस्ट्रस्ट और स्टैटिस्टिक्स जो मैंने एग्जांपल दिया, उस तरह बहुत सारे डिस्ट्रस्ट के कुछ ऑप्शंस हैं, देखिएगा इसको। हाँ, इसमें एक एग्जांपल ये भी देख लो कि सपोज स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट गवर्नमेंट का, सर्वे का, रोड सर्वे का गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिपोर्ट होता है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर एजेंसी ले लो जहाँ से गवर्नमेंट का रिपोर्ट या फिर गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो मिल रहा है हमारे पास, उससे आ रहा है इंफॉर्मेशन। वो ये बता रहा है कि एट द मिडिल ऑफ द रोड, एट द मिडिल ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स जो है वो कम होते हैं, एट द मिडिल ऑफ द रोड। अब अगर इसका इंटरप्रिटेशन कोई ऐसा निकाले, हम और आप जैसे कोई लोग हो है जो ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाले कि रोड के बीच में जो है वो एक्सीडेंट्स कम होते हैं, तो ऐसा करना चाहिए, कल से रोड के बीचों बीच चलना चाहिए।
क्या ये पॉसिबल है? और क्या ये करना सही है? ये कंक्लूजन निकालना, यहीं पे डिस्ट्रस्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का। चलो बोलो सतीश राम, टेल मी। नो मैम, बीच में चलना अच्छा नहीं है। ये हमारा बेवकूफ़ी भरा डिसीजन होगा, लेकिन स्टैटिस्टिकली ये जो प्रूवमेंट है वो कभी गलत नहीं है। क्योंकि देखो, रोड पे एक्सीडेंट्स, मिडिल ऑफ द रोड पे एक्सीडेंट्स कम होते हैं। ये कहने का मतलब ये भी होता है कि रोड पे जो चलता है, बीच रोड पे मैक्सिमम लोग सावधानी से चलते हैं, जो साइड में चलते हैं वही थोड़ा लाइटली वे में उसको लेते हैं, बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रहता उनको, चलो साइड में है, एक्सीडेंट नहीं होगा, बीच से क्रॉस कर जाएगा, गाड़ी जो भी जाएगी वो बीच से जाएगी। तो ये चीज आपको इंटरप्रेट करना है कैसे, उस पर डिपेंड करता है। अब ये जो इंटरप्रिटेशन होगा वो जब आप लॉजिकली अच्छे से सोचने के लिए कैपेबल होंगे, तभी आप ये रिजल्ट को समझ सकते हैं। तो कभी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना या फिर फर्स्ट स्टेप पे हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा करना आसान है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करना भी आसान है, एनालिसिस थोड़ा टफ लेवल हो जाता है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट रिजल्ट जो होता है वो सबसे टफेस्ट स्टेप है। वो कैसे आप रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, लाइक इसी स्टेटमेंट को अगर देख ले, किसी ने कहा ये पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो सेंटर पे कम होते हैं, मिडिल ऑफ द रोड पे कम होता है। तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा है। अब आप इसको समझना चाहो तो कैसे समझोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई इसको ऐसे भी ले सकता है कि रोड एक्सीडेंट्स मिड में कम होते हैं तो बीच में चलना चाहिए, कोई ऐसे भी ले सकता है बीच में लोग चलते ही नहीं है तो इसलिए एक्सीडेंट्स कम होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये इफिशिएंटली यूज करना जानते हो स्टैटिस्टिकल डेटा को, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है वो समझ में अगर आ जाता है आपको, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा टूल बन सकता है, मैनेजमेंट टूल बन सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आता कि उसको रिजल्ट को इंटरप्रेट कैसे करना है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा क्या कहा जाए, डेंजरस हो सकता है आपके लिए। लाइक दिस एक एग्जांपल ये भी दिया जाता था, सपोज किसी ने कहा एवरेज हाइट, एवरेज डेप्थ ऑफ कोई रिवर ले लो जिसका है मान लीजिए 5 फीट, और आपकी हाइट उससे ज़्यादा है, 5'8", 6" ऐसा कुछ एज है, या फिर 5'6", 5'8", 6 फीट ऐसा कुछ हाइट है। तो अगर किसी ने कहा कि इसका एवरेज जो डेप्थ है वो 5 फीट है, तो आप सोचेंगे कि हम इसमें आराम से खड़े होके चले जाएंगे, खड़े खड़े नदी पार कर लेंगे, मुझे डूबने का मेरा कोई चांस नहीं है, ऐसा सोच रहे हो। तो क्या हो सकता है, एवरेज निकाल रहे हो सकता है कहीं उसका डेप्थ जो हो वो 2 फीट हो, कहीं 4 फीट हो, कहीं 8 फीट भी हो, कहीं 10 फीट भी हो, ऑन द एवरेज जो है वो 5 फीट है, ये कहा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी उसका डेप्थ 6 फीट से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। तो इस चीज़ को आपको कैसे इंटरप्रेट करना है उस रिजल्ट को, वो आपको समझना होगा कि स्टैटिस्टिक्स में आप टर्म्स डिफाइन कैसे कर रहे हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए तो फिर आपके लिए स्टैटिस्टिक्स एज अ टूल काम करेगा, और अगर वो समझ नहीं पाए तो वो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। बस ये चीज़ आपको समझना है। अब देखो, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बेसिकली जो यूज़ करते हैं टर्म्स, उसमें आते हैं लाइक एक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए आपके क्लास के स्टूडेंट का मार्क्स ऐसे कुछ लिखा हो, जितने स्टूडेंट्स हो क्लास का, पूरे बैच 1 2 3 लाइक वैसा रखा हुआ हो, सबका मार्क्स ऐसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ हो। अब सपोज अब सबका मार्क्स ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या इससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि लोगों का मार्क्स कैसा आया है, क्या है, नहीं है? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो भी आप अभी पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव डेटा, तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी आपके क्लास का, पूरे कॉलेज का सपोज रिकॉर्ड ऐसे रखा हुआ हो, क्या इस रिकॉर्ड से आप कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने में कैपेबल हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर एंड दिस फॉर्म? हैं कैपेबल? कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ नंबर दिख रहा है 50 के अराउंड है, कुछ दिख रहा है 14 के अराउंड है, कुछ 18 दिख रहा है, सो ऐसा कुछ दिख रहा है, बट कहीं भी कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के कंडीशन में हम लोग नहीं आ पा रहे हैं।
अब अगर इसी चीज को ऐसा प्रेजेंटेशन हम दे तो क्या ये थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगा? जस्ट थिंक ओवर इट। सेम डेटा है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स आपको दिखे होंगे इस डेटा में जिसका मार्क्स होगा 15 का अराउंड। 15 का मार्क्स दिखा रहा था, टू थी फ्रीक्वेंसी। सो आप इसमें से ढूंढो 15 मार्क्स होगा किसी का, लाइक दिस इज 17, दिस someone is 15, yes this one is 15 और एक और 15 हो शायद कहीं। तो इसमें देखो इसी चीज को लिखा है, 15 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 17 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 18 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कर दिया। तो अब ये जो हमारे पास था, इस सिचुएशन को कुछ हद तक हम थोड़ा लिमिटेड एक्सटेंट तक इम्प्रूव करके इस प्रॉब्लम को यहाँ तक लेकर आए। अभी यहाँ से थोड़ा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल रहा है, बट फिर भी बहुत ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा। अगर इसी चीज को हम लोग कुछ ऐसा कर ले लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या किया है देखो, रेंज में कन्वर्ट कर दिया 15 to 19, देन 19 तक का जो टर्म था एक जगह ऐड कर दिया, देन 21 से नेक्स्ट टर्म को ले रहे हैं। अब ऐसा कर दिया 15 to 19, यहाँ पे 19 के बाद गैप कर दिया है 1 का, 20 to 24 को इसमें ले लिया, 25 to 29 को इसमें ले लिया। हर जगह एक गैप होगा, देखिएगा आपने जो पढ़ा था 0 to 10, 10 to 20 वाला टर्म वहाँ वैसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है ये। और ऐसे अब इसी इंफॉर्मेशन को जो हमारे पास कुछ इतना लेंदी फंक्शनल फॉर्म में था, लाइक ये था, जिससे हम कुछ भी कंक्लूजन करने के कंडीशन में नहीं थे। ये हमारा इंफॉर्मेशन है। सपोज आपका सेल का ऐसा कुछ दिया हो पर यूनिट, सेल फर्स्ट डे 32 सेल हुआ हो, सेकेंड डे 47 हुआ हो, थर्ड डे 41 हुआ हो। अगर मार्क्स में प्रॉब्लम हो रही है, मैनेजमेंट से रिलेट करके देखना है तो ऐसे देख सकते हो, सेल्स देख लो, हर दिन का पर यूनिट सेल ये दिया हुआ है, उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, देन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो ये रिप्रेजेंटेशन जो है, इसी के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। इसको शायद आप लोगों को पता है, टेलीमार्क कहते हैं। सो ये टर्म और ये टर्म, सो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव जो हो गया वो हमारे पास ये है। इसी टेबल को हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं, और इसी के हेल्प से जो फर्दर कैलकुलेशन, अब शायद आप इसको कोरिलेट कर पाए, जो हम लोग कैलकुलेशन करते थे, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल, जो कुछ भी करते थे वो सब इस टेबल का करते थे। लेकिन इस टेबल का एक्चुअल फॉर्म जो है वो ये नहीं है, ये मॉडिफाई होकर आया है। और इसका एक्चुअल फॉर्म जो होता है वो ये होता है, जो आपका डेल का सपोज मंथ का 2-4 मंथ का ऐसा डेटा दिया हो, अब आपको इससे इंटरप्रेट करना है सेल पर डे कैसा जा रहा है। तो ये चीज अल्टीमेटली आप इससे कंक्लूड कर पा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? बस मुझे ये बताइए, देन मैं आगे बढ़ूं। बोलिए। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो खुद को, बोलो। ये क्लियर है यहाँ तक टिल हियर? यस मैम। अब इसको आप अपने आप जो भी प्रीवियसली स्टडी किए उससे कोरिलेट कर सकते हो। चलो ठीक है, चलो ठीक है, हम इसी का फिर एक्सटेंशन करते हैं। देन चलिए यहाँ पे, अब यहाँ तक तो क्लियर है तो ठीक है। देखो अब इसमें आगे जब बढ़ते हैं तो मैंने अभी जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया, शायद आपने नोटिस किया या नहीं, आई डोंट नो। यहाँ तक का था 15 to 19, लेकिन आपने जो पढ़ा होगा वो कुछ ऐसा था 0 to 10 to 20। सो ये जो टर्म और ये टर्म होते थे वो हमेशा कंटिन्यू होते थे। मतलब 0 to, अगर यहाँ 15 to 19 है तो यहाँ 19 से चलना चाहिए, या 15 to 20 होना चाहिए, देन 20 to 25 होना चाहिए, 25 to 29 30 होना चाहिए, लाइक ऐसा होता था।
लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ये है क्या, ये पहले बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में रख लीजिए सेट करके, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो दो तरह की होती है, एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल और एक होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो ये है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होता है। डिसकंटिन्यूटी इन द सेंस बात करें तो ये कुछ ऐसा है, लाइक ग्राफ अगर शो करें, मान लो नंबर लाइन, सपोज ये हमारा नंबर लाइन है, तो यहाँ लिखा था 15 to 19 और यहाँ लिखा था 20 to 24। सो अब अगर देखो तो यहाँ जो 19 से 20 का जो रेंज है, यहाँ पे ब्लैंक होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब अगर ग्राफ फिर से टेबल देख ले एक बार, लाइक ये तो 15 to 19 है, तो अगर ग्राफ टेबल में शो करोगी तो 90 से 20 का जो गैप है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। और अगर इससे पहले वाला जो पढ़ रहे थे, जो आपने अब तक देखा है, दैट इज वो होना चाहिए 15 to 20 होगा यहाँ पे, देन 20 to 25 हो जाता था, देन 25 to 30 हो जाएगा, लाइक ऐसा होता था, सॉरी 30। सो ये जो है, इसको हम लोग, चूंकि ये कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, 20 तक का डेटा यहाँ आ गया, 20 के बाद का डेटा यहाँ आ गया, 25 के बाद का डेटा यहाँ आ गया, तो चूंकि ये कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इसको जो है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं। टेबल पढ़ रहे हैं तो टेबल पहले, दिस इज द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल एंड दिस इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। और जो आप चाहते देखा था आपने, आप चाहें तो इस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल को भी फ्रीक्वेंसी के कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसा है, मान लो एग्जाम में आपको ऐसा नहीं होगा कि हमेशा 0 to 10 के टर्म में ही रिजल्ट दिया रहेगा, ऐसे भी दिया जा सकता है। तो इसमें करना क्या है, आपको पहले इन दोनों का डिफरेंस लेना है, लाइक 20 एंड 19 का जो डिफरेंस है दैट इज 1 डिफरेंस है, तो 1 का हाफ कर दो, 1 का हाफ करोगे तो आएगा 0.5। सो करना क्या होता है, इसमें 0.5 ऐड कर देते हैं और इसमें 0.5 घटा देते हैं। लाइक अगर इसमें आप, इज देयर समवन उजाला कुमारी इन योर क्लास? संगीता, इज देयर उजाला समवन? सिर्फ बाय नेम उनका आ रहा है, रोल नंबर मेंशन नहीं किया कुछ। ना ही आईडी। सो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रीट को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने का मेथड देख रहे थे। क्या करना है, डिफरेंस ऑफ दीज टू। यस मुस्कान बोलिए। बोलिए। You raised hand. What happened? Okay, just leave. So this is 15.90. तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है, इसका लास्ट और इसके फर्स्ट का, और वो 1 है। 1 का हाफ कर दो, हाफ करोगे तो 0.5 आएगा। तो उसमें क्या करते हैं, 0.5 को इसमें ऐड कर देते हैं और 0.5 को इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो इसमें 0.5 ऐड करोगे तो क्या होगा, ये 19.5 हो जाएगा। इसमें 0.5 सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह करना है, इसमें 0.5 ऐड कर देना है, इसमें 0.5 घटा देना है, इसमें 0.5 ऐड कर देना है, 0.5 घटा देना है। क्योंकि जो टेबल आप बना रहे थे उसमें हम लोगों को डिस्क्रीट नहीं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल की जरूरत होती है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। बस इतना तक अभी ध्यान में रखते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसको आपको कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करना है वो देख लीजिए। And now I am allowing everyone to just unmute yourself, but don't make noise, please. If you want to say something, you can. मैम उजाला हम लोग की क्लास की ही है। हाँ तो मैंने एक्सेप्ट किया था, फिर पता नहीं कहाँ उनका 2 बार आई थिंक ये हो गया था।
आप म्यूट करके रखते हैं हम लोग को, तो कैसे बोलेंगे हम लोग? हैंड रेज करो ना, मैंने कहा तो हैंड रेज करोगे तो फिर कर मैम किए देंगे। थे रेज हैंड, पर आप अनम्यूट नहीं किए हम लोग को। अच्छा ठीक है, आई विल। अभी तो दिख नहीं रही वो, उसका मैंने किया था शिवम, ये भी इनका भी मैंने 2-3 बार एक्सेप्ट किया है, एडमिट किया है, बट फिर भी नहीं आ रहा। वो आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से हट जा रहा होगा। अनिमेश रंजन, नाउ ही इज एंटरिंग, और ये आई थिंक पहले थे भी नहीं। एट द एंड ऑफ द क्लास आते हो तो आप लोग। Just a minute. और प्रेम कुंज पूरा सीरियस होकर बैठा हुआ है। क्या बोल रहा है भाई तुम लोग? बोल रहे कि प्रेम पूरा सीरियस होकर क्लास कर